हेलो नीटा में आप लोग का केमिस्ट्री में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पूरा हो गया है। आज आप लोग का फिजिक्स का भी जो यूनिट एंड डायमेंशन का जो चैप्टर है वो पूरा हो जाएगा और बायोलॉजी का ये यूनिट ख़त्म होने के बाद आपका 11th और 12th इन दोनों का चैप्टर साथ साथ चलेगा और उसके बाद फिर क्वेश्चन का भी एक अलग सीरीज चलेगा। तो आप टेलीग्राम और यहाँ दोनों जगह पर क्वेश्चन सॉल्व कर पाइएगा। तो अब बायो में हम लोग पहले जो पढ़ चुके हैं उसके आगे अब हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग पहले इंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम पढ़े थे, आपको अगर याद होगा तो इंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम के अंदर कौन कौन था। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम और वैक्यूल। ठीक है, इसमें दो पार्ट में ये बटा हुआ होता था। इसका दो टाइप होता था। गोल्गी एपरेटस सिस और ट्रांस बनाता था। लाइसोसोम जो है क्या क्या को डाइजेस्ट करता है, न्यूक्लिक का आपको हम उसका ट्रिक बताए थे। वैक्यूल जो है अमीबा में कौन सा वैक्यूल होता है, वैक्यूल का काम क्या होता है, तो ये सब कुछ हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके थे। अभी अब हम लोग आगे जो ऑर्गेनेल है एनसीईआरटी में दिया हुआ उसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहला आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो है माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया कुछ इस टाइप का होता है। ठीक, अब अगर आप इसके इनर पार्ट में जाइए तो वो कुछ इस टाइप का आपको मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर होता क्या है कि इसका जो इनर पार्ट है वो फोल्डेड होता है। अब ये जो है इसको हम लोग क्रिस्टिया या क्रिस्टा हम लोग इसके इनर फोल्डिंग को बोलते हैं। ठीक, और ये काम क्या करता है तो आपको पता है। से मान लीजिए कि ये लाइन है और अगर यहीं पर ये लाइन इस तरह से हो तो ये लाइन इस लाइन के कंपैरिजन में यहाँ पर जो है वो सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, तो ये सरफेस एरिया इंक्रीज करने का काम करता है क्रिस्टा। तो माइटोकॉन्ड्रिया में आपको ये याद रखना है। आप लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि ये क्या है, पावर हाउस। क्यों है पावर हाउस, तो यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, और यहाँ पर ही एटीपी सिंथेसिस ये करता है। इस कारण से इसको हम लोग पावर हाउस भी बोलते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसमें क्या होगा, तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया दो अलग अलग मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है, एक आउटर मेम्ब्रेन एक इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन जो है वो फोल्डिंग बनाता है, क्रिस्टिया या क्रिस्टा आप उसको बोलिए। यहाँ पर क्रिस्टा बनता है। ठीक है, और ये क्रिस्टा जो है वो सरफेस एरिया इंक्रीज करने का काम करता है। यहाँ पर इसके अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। एरोबिक आपको पता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन होता है, तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन का भी साइट है। और चूंकि इसके थ्रू एटीपी बनता है और एटीपी आप लोग को पता है कि एनर्जी करेंसी है, तो एटीपी के फॉर्मेशन के कारण इसको पावर हाउस भी बोला जाता है। तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया में इतना चीज याद रखना है। माइटोकॉन्ड्रिया के साथ एक और चीज है कि इसके पास में सर्कुलर डीएनए भी होता है। ठीक, अभी तक आप लोग को पहले प्लाज्मिड में बता चुके हैं कि प्रोकैरियोट्स में होता था ये सर्कुलर डीएनए, तो वो चीज माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। अब अगर याद होगा कि प्रोकैरियोट्स में कौन सा राइबोसोम होता था,
तो वहां पर जो राइबोसोम होता है वो कौन सा होता है, तो 70S। और 70S राइबोसोम अगर आपको याद होगा तो ये 2 सब यूनिट से बनता था, इस तरह से, एक सब यूनिट ये और एक दूसरा सब यूनिट। तो ये कौन कौन से सब यूनिट से बनेगा, तो यहाँ पर 30S और 50S, ठीक है। और अगर आपको याद होगा तो 80S जो था वो किससे बनता था, 60S और 40S से। तो यहाँ पर ये हो गया 50 और ये हो गया 30, ठीक। ये जो है ये श्वेतबर्ग कांस्टेंट है, आगे हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया इतना ही चीज है, ठीक। अगर आपको माइटोकॉन्ड्रिया का ये चीज, अगर इतना चीज याद है तो आपका एनसीईआरटी कवर हो जाएगा। आपका एनसीईआरटी माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में इतना ही चीज बताता है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करता है, उसका क्या नाम है, उसमें क्या क्या प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डिस्कस हो गया। अब माइटोकॉन्ड्रिया के बाद जो हम लोग को पढ़ना है वो है प्लास्टिड, ठीक है। देखिए प्लास्टिड जो है ये 3 टाइप का होगा, ठीक है। ये प्लांट सेल में प्रेजेंट होगा। और प्लास्टिड कौन कौन सा होगा, तो क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। तो इस तरह से प्लास्टिड 3 टाइप का हो गया, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। अब इसको हम लोग को याद क्या करना है, तो आप ये याद रखिए कि प्लास्टिड जो है, सबसे पहले तो ये भी याद रखना है कि इसके पास भी 70S का राइबोसोम होता है। और ये जैसे ही 70S होगा तो 70S का सीधा मतलब हो गया कि ये भी वही 2 सब यूनिट 50S और 30S में बटा हुआ होगा इसके पास भी, ठीक है, जो प्रोकैरियोट्स के पास होता है। अब क्लोरोप्लास्ट जो है वो क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ये सब जो है पिगमेंट होता है। अब यहाँ पर कंफ्यूजन क्या क्रिएट होता है, पिगमेंट वर्ड आते ही हम लोग क्या बोलते हैं कि ये कलर पिगमेंट है, ठीक। लेकिन अब देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन क्या क्रिएट होगा, ये क्लोरोफिल बनाएगा, यहाँ पर क्लोरोफिल, ठीक, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जो कि प्लांट में होता है फोटो सिंथेसिस का काम करता है क्लोरोफिल, आप लोग को पता है। तो वो हो गया क्लोरोप्लास्ट। अब इसका जो कलर होता है वो ग्रीन होता है, यहां तक आपको पता है। क्रोमोप्लास्ट जो है ये कौन सा कलर देगा, तो उसको याद रखने के लिए आप रॉय याद रख सकते हैं, रॉय कलर। रॉय का मतलब रेड, ऑरेंज और येलो, ठीक है। तो ये 3 कलर क्रोमोप्लास्ट का होता है। ल्यूकोप्लास्ट जो है वो कलरलेस हो जाएगा। तो अब यहां पर जैसे ही हम लोग बोले कि ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है, लेकिन ल्यूकोप्लास्ट भी प्लास्टिड है,
तो यानी कि हर एक प्लास्टिड कलर्ड पिगमेंट नहीं होता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट कलर्ड होगा, क्रोमोप्लास्ट कलर्ड होगा, लेकिन ल्यूकोप्लास्ट कलर्ड नहीं होगा। अब काम क्या क्या करेगा, तो ये फोटोसिंथेसिस करवाएगा, ये कलर प्रोवाइड करवाएगा और स्टोरेज करवाएगा। और उसके बाद फिर अगर आप यहां पर देखिए तो इसका जो मेन काम है वो बस फूड को स्टोर करना है, ठीक है। अब फूड को स्टोर, ये तीन अलग अलग चीज को ये स्टोर करेगा, फैट को स्टोर करेगा, कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करेगा और प्रोटीन को। तो कार्बोहाइड्रेट को जो स्टोर करता है वो एमाइलो, ठीक। फैट को जो स्टोर किया वो फैट को स्टोर करने वाला एलियोप्लास्ट। इसको आप इस तरह से याद करिए। देखिए एलियो और एल्यूडो इन दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है। ये हो गया एल्यूडो, एल्यूडो और एलियो, ठीक है। तो एल्यूडो और एलियो, ठीक। तो एलियो और एल्यूडो इन दोनों को आप किस तरह से याद रख सकते हैं, देखिए यहां पर ये ऑयल वर्ड जो है वो ऑयल में OIL, तो यहां पर ये रिवर्स में इसमें है, यहां आप इसको OIL, तो ऑयल का IO इसमें प्रेजेंट है, ठीक। तो आप इस तरह से इसको याद रख सकते हैं कि ये कार्बोहाइड्रेट को जो स्टोर करेगा एमाइलोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट फैट के लिए या ऑयल के लिए, प्रोटीन के लिए एल्यूडोप्लास्ट, ठीक है। तो यहां तक में हम लोग का ये चीज कवर हो जाएगा। ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। अब क्रोमोप्लास्ट जो है, एक तो ये रॉय जो कलर है वो, और इसमें होता क्या क्या है, तो आप इसको कार्जेंट के नाम से याद रख सकते हैं कि इसमें कौन सा पिगमेंट, जैसे इसमें एमाइलोप्लास्ट था, एल्यूडोप्लास्ट था, एलियोप्लास्ट था, उसी तरह से यहाँ पर केराटिनॉइड और जेंथोफिल होता है। तो केराटिनॉइड और जेंथोफिल को आप कार्जेन के नाम से याद रख सकते हैं कि कार्जेन जो है वो क्रोमोप्लास्ट में आप याद रखने के लिए इसको याद कर सकते हैं। कलर के लिए आप रॉय याद कर सकते हैं कि कौन कौन कलर इसके थ्रू प्रोवाइड होगा, तो रेड, ऑरेंज, येलो, रॉय, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो प्लास्टिड है वो कवर हो जाएगा। अब अगर आपको और याद होगा तो अगर आप ये आपके सामने में NCERT होगा तो NCERT में एक और चीज दिया है, क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम, कि कहां पर क्या चीज होगा। तो उसमें आपको ग्रेना याद रखना है, थैलोक्वाइड याद रखना है, जो उसका ल्यूमेन होता है वो याद रख लेना है, ठीक है। तो यहां तक आपका प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट ये चीज कंप्लीट हो जाएगा। और ये चीज यहां पर भी आपको याद रखना है कि इसमें भी 70S होता है। एक और चीज यहाँ पर NCERT बताया है आपको कि जो साइटोप्लाज्म होता है वहां पर कौन सा राइबोसोम होता है। तो साइटोप्लाज्म के बारे में अगर कभी पूछ दे तो यहाँ पर साइटोप्लाज्म जो है वो कंटेन करता है ATS का राइबोसोम, ठीक है। ये 70S, ये 80S। अब यहां के आगे आपका प्लास्टिड कंप्लीट हो जाता है। प्लास्टिड के बाद हम लोग जिसका डिस्कशन कर रहे हैं उसके बारे में हमको पढ़ना है। देखिए अब है राइबोसोम।
राइबोसोम का डिस्कवरी कौन किए थे? तो वो थे जॉर्ज पैलेटे। ठीक है, डिस्कवरी कौन किए थे? जॉर्ज पैलेटे। ठीक है, तो ये चीज याद रखना है। अब ये बना हुआ क्या क्या होता है? अगर इसका कंपोजिशन देखा जाए तो राइबोसोम में होता है प्रोटीन और RNA। ठीक, इस चीज के बारे में, प्रोटीन क्या क्या बना हुआ होता है, इसमें कौन सा बॉन्ड होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है या पेप्टाइड बॉन्ड होता है। ठीक है, तो वो चीज हम लोग कहाँ पर पढ़ेंगे? बायोमोलिक्यूल्स जो आपका चैप्टर है केमिस्ट्री का या बायोलॉजी का, उन दोनों में इस चीज को हम लोग कवर करेंगे। और RNA जो है वो क्या है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो ये क्या होता है? राइबोज शुगर क्या होता है? ये सब चीज के बारे में अभी आपको यहाँ पर पढ़ना है कि राइबोसोम बना हुआ क्या क्या होता है। तो प्रोटीन और RNA का बना हुआ होता है। ठीक है, इसका काम क्या होता है? तो ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। और आगे चल के आपको RNA का टाइप भी पढ़ना है कि कौन कौन सा टाइप होता है, mRNA, tRNA। ठीक, तो ये सब चीज आगे देखेंगे। अभी यहाँ पर आपको बस NCERT बताता है कि यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स, इन दोनों में अलग अलग टाइप का राइबोसोम होता है। अगर आपको याद हो तो यहाँ पर 80S का राइबोसोम, यहाँ पर 70S का राइबोसोम होता है। ठीक, अब ऐसा नहीं है कि यूकैरियोटिक सेल में जितना भी कुछ होगा वो सबके पास बस 80S ही होगा। अभी आप देख चुके हैं कि यूकैरियोट्स के सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया था, क्लोरोप्लास्ट था, उन दोनों के पास में राइबोसोम था। और वो जो राइबोसोम था वो 80S से अलग राइबोसोम 70S जैसा था। ठीक है, तो ये यूकैरियोट के साइटोप्लाज्म में होता है 80S का, लेकिन उसके ऑर्गेनेल में अगर राइबोसोम है तो वहां पर जो राइबोसोम होगा वो 70S वाला ही होगा। प्रोकैरियोट्स के पास में बाकी कोई ऑर्गेनेल तो है नहीं जो कि मेम्ब्रेन बाउंड हो। तो प्रोकैरियोट्स के पास पूरा जो उसके पास हाईएस्ट जो वैल्यू वाला राइबोसोम होता है वो 70S का राइबोसोम होता है। राइबोसोम जो होता है वो 2 सब यूनिट में बटा हुआ होता है, इस तरह से। ठीक है, अब एक सब यूनिट बड़ा है, एक सब यूनिट छोटा है। अगर ये 80S राइबोसोम को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये हो जाएगा 60S, ये हो जाएगा 40S। अगर 70S का राइबोसोम हम लोग बना रहे हों तो यहां पर अगर ये है 70S का राइबोसोम तो इसके पास में जो सब यूनिट होगा वो क्या क्या होगा? 50S और 30S। तो ये 2 सब यूनिट हो जाएगा। और S जो है वो है स्वेडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, तो आपको इसको याद रख लेना है कि ये स्वेडबर्ग कांस्टेंट है। ठीक है, मतलब ये स्वेडबर्ग यूनिट यहाँ पर इसके सेडिमेंटेशन को बताने के लिए ये दिया गया था। ये स्वेडबर्ग कांस्टेंट, आप इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि ये S इसका एक यूनिट है जिसको कि हम लोग स्वेडबर्ग बोलते हैं। ठीक है, तो ये है S। अब राइबोसोम में आप लोग को इतना ही चीज जानना है। आप अगर बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर सकते हैं तो यहाँ पर 50S, 30S, 70S को बनाता है, 60S, 40S, 80S को बनाता है। अब देखिए होता क्या है, अगर आप इसको देखिए तो इन दोनों कंडीशन में देखिए ट्रिक आप क्या यूज कर सकते हैं। जो आपका लार्जर सब यूनिट है, इन दोनों में लार्जर सब यूनिट 50S, यहाँ 60S,
अब करना क्या है कि जो लार्जर सब यूनिट है उसमें बस हमको +20s कर देना है, ठीक, बाकी भूल जाना है, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देख रहे होंगे तो जो लार्जर है उसमें 20s जब हम लोग ऐड कर देते हैं तो वो बन जाता है आपका जो राइबोसोम का वैल्यू है। या अगर आप स्मॉलर के तरफ से ऊपर बढ़ते हैं तो आपको 40s ऐड करना पड़ रहा है। तो इस तरह से आपका सब यूनिट निकल जाएगा कि जितना का वैल्यू दिया हुआ है। आपको अगर लार्जर निकालना हो तो बस उसमें 20 सब्सट्रैक्ट कीजिए, अगर आपको स्मॉलर निकालना है तो उसमें 40 सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। तो आप इस तरह से पहुंच जाइएगा उसके सब यूनिट के पास। सब यूनिट से अगर आपको राइबोसोम के तरफ जाना है तो लार्जर से 20 ऐड कीजिए, स्मॉलर से 40 ऐड कीजिए। तो ये इसका याद करने का आप ट्रिक समझ सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग राइबोसोम को कवर कर लिए। राइबोसोम पैलेडे के थ्रू डिस्कवर किया गया था। बना हुआ क्या का होता है, प्रोटीन और आरएनए का। दो अलग अलग टाइप के सेल में ये अलग अलग टाइप का होता है। यूकैरियोट्स में 80s का, प्रोकैरियोट्स में 70s का। अब कंफ्यूज इसलिए यहाँ पर नहीं होना है कि 80s का ही बस होगा यूकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स में दोनों होगा, 80s भी और 70s भी। प्रोकैरियोट्स में बस 70s होगा। यूकैरियोट्स के ऑर्गेनेल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, वहां पर जो भी राइबोसोम है वो सब राइबोसोम हम लोग अभी तक देखते आए हैं कि 70s का था। और उसका जो साइटोप्लाज्म है हम आपको भी बताए हैं वहां पर 80s का है। सब यूनिट को किस तरह से हम लोग निकालेंगे बता चुके हैं। लार्जर के तरफ से बढ़ने पर 20 ऐड करना है या लार्जर आने के लिए 20 सब्सट्रैक्ट करना है। और यहाँ पर अगर स्मॉलर से लार्जर की तरफ जा रहे हैं तो 40 ऐड करना है, अगर आ रहे हैं उसके तरफ तो 40 सब्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो यहां तक में हम लोग का राइबोसोम भी कवर हो गया। अब जो एनसीईआरटी आपको बताता है वो है साइटोस्केलेटन। देखिए साइटोस्केलेटन क्या है, तो हम लोग के सेल में मैकेनिकल सपोर्ट के लिए कुछ ट्यूब्यूलर या प्रोटीन का बना हुआ कुछ जो सब्सटेंस है वो प्रेजेंट होता है, उसी को हम लोग साइटोस्केलेटन बोलते हैं, ठीक है। तो आपका एनसीईआरटी बताता है कि ये ट्यूब्यूलर हो सकता है या प्रोटीनेशियस सब्सटेंस हो सकता है। और ये काम क्या करता है, तो सपोर्ट, देखिए ये काम क्या क्या करता है, तो ये करता है सपोर्ट, ठीक। तो यहां तक जो हम लोग को जानना है वो ये कि साइटोस्केलेटन क्या है, तो ये ट्यूब्यूलर या प्रोटीनेशियस सब्सटेंस इन सब का बना हुआ होता है। और ये मेनली इसका काम है कि ये हम लोग के सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अब इसके आगे हम लोग को सिलिया, फ्लैजिला
ठीक, बेसल बॉडी, इन लोग के बारे में समझना है। देखिए, ये जो सिलिया और फ्लैजिला है, ये होता कैसा है, तो हम लोग के सेल का जो आउटर कवरिंग है, यानी कि ये यहाँ पर आप इसको सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह लीजिए, वहां पर से छोटा छोटा प्रोजेक्शन होता है। ठीक, तो या यहाँ पर आप और इसको इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर क्या है कि ये जो ये जो हम लोग का सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ पर से हेयर लाइक स्ट्रक्चर ग्रो किया है। अब ये अगर बहुत सा नंबर में है तो ये जो है वो सिलिया यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है और ये फ्लैजिला को रिप्रेजेंट कर रहा है। फ्लैजिला नंबर में कम होता है लेकिन उसका जो लेंथ है वो सिलिया के कंपेरिजन में ज्यादा होता है। फ्लैजिला के बारे में आप ये यहाँ पर देख रहे हैं कि ये कम नंबर में है, सिलिया ज्यादा नंबर में है। अब इन दोनों का काम क्या होता है, तो ये दोनों मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मूवमेंट में सिलिया और फ्लैजिला, या आप इसको फ्लैजिलम भी कहीं कहीं बोल सकते हैं। आपको हम पहले बताए थे कि फ्लैजिला फ्लैजिलम इन दोनों में डिफरेंस है सिंगुलर और प्लूरल का। ठीक है, तो और बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। अब अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखिए तो यहाँ जो अरेंजमेंट होता है वो स्पोक लाइक स्ट्रक्चर के जैसा होता है। ठीक है, और ये बना हुआ होता है 9+2 का अरेंजमेंट। अगर अभी इस वीडियो को पढ़ते टाइम आपके सामने में एनसीईआरटी होगा, जो कि हम आपको हमेशा बोलते हैं कि एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आपको कवर करते हुए चलना है, ये वीडियो आपको एनसीईआरटी पढ़ने में भी हेल्प करेगा। तो वहां पर आप अगर सिलिया और फ्लैजिला का जो डायग्राम दिया हुआ है वो देखिए, तो वहां पर बीच में भी वो स्पोक लाइक जुड़ा हुआ है। तो 9 जो है वो बाकी चारों तरफ और बीच में 2 और कनेक्शन वहां पर उसमें बनेगा, तो ये 9+2 का अरेंजमेंट बनाएगा। और इसका काम क्या होगा, तो ये मूवमेंट में हेल्प करेगा सेल में। जिसमें सिलिया होगा वो नंबर में ज्यादा होगा, जिसमें फ्लैजिला होगा वो नंबर में कम होगा। आप देखिए ऐसे ये यहाँ पर स्ट्रीम बनाएगा, ये सेल है, और इस तरह से अगर फ्लैजिला अपना स्ट्रीम बनाए तो सेल आगे की तरफ मूव कर सकता है। सेम सिलिया अगर इस टाइप से हो तो ये अगर इधर स्ट्रीम बनाया तो सेल आगे की तरफ मूव करेगा। तो इस तरह से सिलिया और फ्लैजिला जो है वो मूवमेंट में हेल्प करेगा। यहाँ पर इसका जो अरेंजमेंट है वो 9+2 का अरेंजमेंट होगा। और इसके बाद ये इमर्ज कहाँ से होता है, तो हम लोग जो नेक्स्ट पढ़ेंगे सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम, तो उसके थ्रू ये बेसल बॉडी के थ्रू इसका जो इमर्ज होना है वो बेसल बॉडी के थ्रू ये इमर्ज होता है। ठीक है, तो यहां तक हम लोग को सिलिया और फ्लैजिला में जानना था। अब नेक्स्ट जो है
नेक्स्ट हम लोग सेंट्रोसोम के बारे में पढ़ेंगे। देखिए सेंट्रोसोम अगर आप लोग को याद होगा तो ये क्या में हेल्प करता था, सेल इसको सेल डिवीजन में, ठीक है। और ये बना हुआ क्या क्या होता है, तो यहाँ पर दो अलग अलग ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर होता है। वो स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, तो वो जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सेंट्रियोल। ठीक है। और ये सेंट्रियोल का भी अगर आपको अरेंजमेंट एनसीईआरटी में अगर आप देख रहे होंगे तो इसका अरेंजमेंट एनसीईआरटी बताया है कि 9+0 का होता है। अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि सिलिया और फ्लैजिला का जो अरेंजमेंट था वो 9+2 का था, इसका 9+0 का अरेंजमेंट है। ठीक है। अब यहाँ पर आपको दो चीज याद रखना है। वो क्या क्या याद रखना है, तो एक तो हब याद रखना है कि ये सेंटर की तरफ होगा या पेरीफेरी के तरफ होगा, और दूसरा स्पोक याद रखना है। ठीक, तो ये जो है वो रेडियल और ये सेंट्रल पार्ट होगा। ठीक है, सेंट्रल पार्ट हब बनाएगा और स्पोक जो है वो रेडियली जुड़ा हुआ होता है, उसको स्पोक बोलेंगे। ठीक है। अब इसका काम क्या है, तो ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है और सिलिया फ्लैजिला के भी ग्रोथ में ये हेल्प करेगा। इसके थ्रू सिलिया और फ्लैजिला भी बनेगा जो कि आगे चल के सेल के मूवमेंट में हेल्प करेगा। तो जो हम लोग को सेंट्रोसोम के बारे में पढ़ना है वो एनसीईआरटी के थ्रू हम लोग को बस इतना ही जानना है कि सेंट्रोसोम क्या क्या बना हुआ होता है, उसका काम क्या होता है। ये लाइन पहले ही हम लोग स्टार्टिंग में ही पढ़ चुके हैं, जहाँ पर कि ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव, उससे भी पहले के वीडियो में हम लोग इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं। और जो सेंटर पार्ट होगा वहां पर हब बनेगा और जो स्पोक होगा वो रेडियल पार्ट होगा जिसके थ्रू की जुड़ेगा ये। तो अब यहाँ के आगे देखिए, अब यहाँ के आगे आपको जो जानना है वो है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस जो है, देखिए न्यूक्लियस के बारे में आपको क्या क्या समझना है ये चीज देखिए। ये है आपका सेल, सेल के बाहर में ये है मेम्ब्रेन। ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा और सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में बहुत सा ऑर्गेनेल हो सकता है। ठीक है, जितना के बारे में जिसके बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इसके सेंटर में एक यूनिट होता है जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियस।
ठीक है। इसका काम होता है पूरे सेल को कंट्रोल करना, और उसके साथ ही साथ ये कैरी करता है जेनेटिक मटेरियल को भी। इसके पास में डीएनए, आरएनए, ये दोनों भी होता है, और यहाँ पर छोटा छोटा पोर होता है। ये जैसे सेल का जो मेम्ब्रेन हुआ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, उसी तरह से न्यूक्लियस का भी मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में छोटा छोटा पोर होगा, जिसको न्यूक्लियर पोर हम लोग बोलेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या जानना है कि इसके अंदर में क्रोमेटिन फाइबर प्रेजेंट होता है। ठीक है। क्रोमेटिन जो है वो क्रोम वर्ड कलर के जैसा ये कलर्ड होता है, तो इसलिए इसका नाम क्रोमेटिन कहा गया। ये क्रोमेटिन फाइबर है। ठीक है। अब ये क्रोमेटिन फाइबर क्या होता है कि जब सेल का डिवीजन होना शुरू होगा, जब सेल अपने आप को प्रिपेयर करेगा डिवाइड करने के लिए, उस टाइम में ये क्रोमेटिन फाइबर खुद को कंडेंस कर, क्रोमेटिन है वो कंडेंस होके बनाता है क्रोमोसोम। ठीक है। क्रोमेटिन से बना क्रोमोसोम। ठीक है। तो ये जो क्रोमोसोम है वो बना क्रोमेटिन फाइबर के कंडेंस होने से। अब यहां तक आपको एनसीईआरटी जो है वो यहां तक ही बताता है कि ये क्या है। अब अगर प्रोकैरियोट में बात किया जाए तो वहां पर न्यूक्लियस होगा ही नहीं, क्योंकि ये मेम्ब्रेन बाउंड है और उसके पास मेम्ब्रेन बाउंड कोई ऑर्गेनेल नहीं होता है। अब यहां पर आपको एक और चीज देखना है कि ये इसके पास में होता है काइनेटोकोर। ठीक है। और जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम को भी अलग अलग शेप के हिसाब से बांटा गया है। क्रोमोसोम को 3 अलग अलग, या आप उसको कह सकते हैं 4 अलग अलग पार्ट में देखिए किस तरह से बांटा गया है। अगर क्रोमोसोम इस टाइप का हो, देखिए अगर ऐसा हो कि यहां पर इसका सेंट्रोमियर अगर मिडिल में हो, ये है सेंट्रोमियर, यहां पर मिडिल में है। ठीक है। अगर हम लोग इसको स्लाइटली नीचे कर दें या ऊपर कर दें, ये थोड़ा सा इसके कंपेरिजन में छोटा हो, तो ये मेटासेंट्रिक होगा। ठीक है। मेटा सेंट्रिक, ये हो जाएगा सब मेटासेंट्रिक। और अगर इस टाइप का हो कि थोड़ा ज्यादा इसके तरफ, ये इधर का आर्म थोड़ा ज्यादा छोटा हो, तो ये हो जाएगा एक्रोसेंट्रिक। और अगर यहाँ पर ये एकदम छोटा और ये एकदम बड़ा हो, तो ये हो जाएगा टीलोसेंट्रिक। ठीक है। तो क्रोमोसोम में आपको इतना चीज याद रखना है कि क्रोमोसोम जो है वो सेंट्रोमियर के पोजीशन के हिसाब से, सेंट्रोमियर के पोजीशन के हिसाब से 4 टाइप का हो सकता है, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। ठीक है। और जो इसका यहां पर ये जो पार्ट है, देखिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ये है इसका भी सेंट्रोमियर। ठीक। और उसके ऊपर में कवरिंग लाइक ये एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं काइनेटोकोर। तो
यहाँ पर ये कंफ्यूज नहीं होना है कि ये काइनेटोकोर है और यहाँ पर ये सेंट्रोमियर है। तो ये हो गया आपका सेंट्रोमियर, और सेंट्रोमियर के ऊपर में जो जिससे कि अटैच होगा, आगे चल के हम लोग सेल डिवीजन में पढ़ेंगे, तो वो है काइनेटोकोर। ठीक है। अब इसके बाद जो एक छोटा सा लास्ट पॉइंट आप लोग को एनसीईआरटी में बस याद रख लेना है कि वो होता है माइक्रोबॉडीज। माइक्रोबॉडीज जो है उसके पास में कुछ एंजाइम होता है, और ये माइक्रोबॉडीज दोनों सेल में प्रेजेंट होता है, प्लांट और एनिमल दोनों सेल। जैसे कि क्लोरोप्लास्ट हम लोग पढ़े, वो एनिमल सेल में नहीं होता है, कुछ कुछ जैसे एक्सेप्शन हो गया यूग्लिना, जो सब फोटोसिंथेसिस करता है, लेकिन मेनली वो कैरेक्टर है प्लांट सेल का। तो इसी तरह से ये क्वेश्चन आप लोग के नीट में आ चुका है कि माइक्रोबॉडीज जो हैं वो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होते हैं, या सिर्फ प्लांट सेल या सिर्फ एनिमल सेल। तो उसका आंसर हो जाएगा कि माइक्रोबॉडीज जो है वो दोनों में प्रेजेंट होता है। माइक्रोबॉडीज एनिमल और प्लांट दोनों में प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो इस तरह से आपका ये जो सेल चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। अब आप इसके बेस्ड जितना भी एग्जाम्पलर में क्वेश्चन है, या आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, या फिर बाकी नीट कमांडर का जो टेलीग्राम हैंडल है वहां पर इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन आपको कर पाएंगे। तो वो आपको इसमें करना है, और इस चैप्टर को आपको बार बार रिवाइज करते चलना है। अगर आपको यहाँ पर जो हम आपको बता रहे हैं वो अच्छा लग रहा है या आपके काम आ रहा है, तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करते